सो गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जून 2024 का ये क्वेश्चन है और आईसीटी से है, डेटा के जो यूनिट्स होते हैं उससे। तो इसके लिए आपको केबी, जीबी, एमबी इन सब का कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। इजी सवाल है, कुछ बहुत ज्यादा आपको कठिन सीखने और समझने की जरूरत नहीं है, बट आई होप आपको पता होगा कि कन्वर्जन कैसे होता है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और 2 डेटा यूनिट्स दिए हैं और पूछा गया है कौन सा कम और कौन सा ज्यादा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है कह रहा है 25 केबी जो है बड़ा है 100 एमबी से। आप सबको पता है कि 1 एमबी के अंदर जो है टोटल 1024 केबीज होते हैं। तो 1 एमबी के अंदर ही 1024 केबीज अगर हो जाते हैं तो मात्र 25 एमबी बड़ा नहीं हो सकता, मात्र 25 केबी बड़ा नहीं हो सकता 100 एमबी से। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 999 एमबी लिखा है, लार्जर होता है 50 जीबी से। यहां आपको पता है कि 1 जीबी में ही 1024 एमबी होते हैं, 1 जीबी ही इससे बड़ा है, तो 50 जीबी से लार्जर तो ये नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सा है, अगर आपको डेटा यूनिट्स आते हैं जो मैंने पढ़ाए हैं तो आप आराम से कर लेंगे। अगला लिखा है 3500 केबी जो है छोटा है 2 जीबी से। आप सबको पता है जीबी तो बहुत ही बड़ा हो गया है ना, और केबी बहुत ही छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि ये केबी जो है छोटा रहेगा जीबी से। और फाइनली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 2350 बाइट्स लिखा है, छोटा है 2 केबी से। तो सबसे पहले 2 केबी को हम लोग बाइट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा है। हम सबको पता है कि 1 केबी जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है, तो 2 केबी कितना होगा, 1024 प्लस 1024 यानी कि 2048 बाइट्स के बराबर होता है 2 केबी। तो अब यहां पे हम देखते हैं क्या लिखा है, 2340 बाइट्स लिखा है, 2340 बाइट्स छोटा है 2 केबी से, ये बात गलत है। यानी कि 2 केबी जो है वो केवल 2048 के ही बराबर होता है, जबकि 2350 एक बड़ा नंबर है, इसीलिए ये भी बात गलत हो जाए। यानी कि जो हमारा सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन, यानी कि केवल सी ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्या सितंबर 2024 का है, पीपल एनवायरनमेंट का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है। यहां पे लिखा है NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 अब O 2 बार है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NOx, X का मतलब है कोई भी वेरिएबल हो सकता है 1 2 3 कुछ भी, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, प्लूरल बोल देते हैं, ऑक्साइड का प्लूरल कर दिया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो NO2 लिखा है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और N2O का मतलब होता है, N2O में N के 2 मॉलिक्यूल, O का 1 यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे N का 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है। एयर पोल्यूटेंट का क्या मतलब होता है कि वो गैस जो हमारे अंदर जाए और एक रेस्पिरेटरी इश्यू जो है उसमें कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब है 4 नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, गर्मी पैदा करती है। गर्मी पैदा करना पोल्यूटेंट में नहीं आता, जबकि पोल्यूटेंट वो होता है जिसको हम इनहेल करते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो जो भी ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैसेस हैं जैसे CO2 है, तो CO2 को भी हम अंदर लेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। रोजमर्रा में हम, आपको पता ही है, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, वैसे ही N2O भी है ना। तो ये यहाँ पे एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस है। बाकी सारी के सारी जो भी हैं वो स्मॉग में होती हैं और उससे श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। सो गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जून 2024 का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टॉक्सिसिटी के बारे में। तो टॉक्सिसिटी क्या होती है भाई? टॉक्सिसिटी मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस अगर हम उनको ले लेते हैं तो हमारे शरीर को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकते हैं,
और उस अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से इन टॉक्सिक पदार्थों के नाम अलग अलग रखे गए हैं। जैसे यहाँ अलग अलग नाम लिखे हैं टॉक्सिन्स के, जैसे नेफ्रोटॉक्सिक, हेमाटॉक्सिक, हेमाटोटॉक्सिक, पल्मोनोटॉक्सिक और हेपाटोटॉक्सिक। आपको ये बताना है कि ये जो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिक पदार्थ हैं वो किस किस अलग अलग ऑर्गन को प्रभावित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ नाम में ही ऑर्गन का नाम छुपा है, लेकिन ये बहुत जनरली बोले जाने वाला उस ऑर्गन का नाम नहीं है। अगर आप कभी किसी अस्पताल गए होंगे किसी कारण से, तो हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम में, जो अलग अलग ऑर्गन के जो डिपार्टमेंट होते हैं, वहां इस प्रकार के आपको नाम थोड़े से दिख सकते हैं, उससे आपको अच्छा आइडिया लग सकता है। बट फिलहाल यहाँ आपको मिलाना है कि कौन सा नाम लंग से एसोसिएटेड है, कौन सा किडनी के टॉक्सिन से एसोसिएटेड है, कौन सा लिवर से और कौन सा ब्लड से। तो चलिए मान के चलते हैं कि आप एग्जाम में गए हैं, आपको कुछ खास पता नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज जो है उसके आधार पे इस क्वेश्चन को करना। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे थोड़ा सा ध्यान है कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स को एक तरीके से पल्मोनोटॉक्सिक बोला जा सकता है ना, क्योंकि मैंने फ्रेंच पढ़ी है, तो फ्रेंच में जो लंग्स का जो फ्रेंच वर्ड होता है वो पल्मोनो ऐसे करके कुछ होता है, हालांकि मुझे याद नहीं है, बट दिमाग पे ट्रिगर हो गया, तो कॉमन सेंसिकली भी हम इसे जोड़ सकते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो सी का हमें 1 दिखाई दे रहा है। बाकी की भी देख लेते हैं, हो सकता है हमें कुछ याद आ जाए। जैसे नेफ्रो की अगर बात करें तो नेफ्रोलॉजी होती है। नेफ्रोलॉजी किससे एसोसिएट होती है? किडनी से एसोसिएट होती है ना। तो कभी आप किसी हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे या कहीं से भी आपको अगर थोड़ा सा याद है तो आप बहुत आराम से इसको मिला सकते हैं। उसके अलावा हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, अगर आप ध्यान दें तो हेपेटाइटिस लिवर या डाइजेशन से संबंधित बीमारी है। तो हेपाटोटॉक्सिक किसका टॉक्सिन होगा? ये हमारा लिवर का टॉक्सिन हो जाएगा। और इसी तरीके से हेमाटोटॉक्सिक किसका होगा? वो ब्लड का हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन आपने शब्द सुना होगा, है ना, तो कहीं पर भी हेम आ रहा है इसका मतलब है वो ब्लड संबंधित है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन फैलेसीज से है, लॉजिकल रीजनिंग में, दिसंबर 2023 से लिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग जरा अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कौन सी फैलेसी कमिट की गई है इस फॉलोइंग सेंटेंस में। यहाँ लिखा है पीपल हु लैक ह्यूमिलिटी हैव नो सेंस ऑफ ब्यूटी। जिन लोगों में विनम्रता नहीं होती उनको सुंदरता की भी उनमें कोई फीलिंग नहीं होती। रीजन क्या दिया है? क्योंकि एवरीवन हु हैज अ सेंस ऑफ ब्यूटी आल्सो हैज ह्यूमिलिटी। क्योंकि जिस भी व्यक्ति में सुंदरता की कीमत होती है, जिस व्यक्ति के नजरों में सुंदरता की समझ होती है, उनके अंदर विनम्रता भी होती है। एक बार फिर से समझो क्या कह रहा है। जिनमें विनम्रता नहीं होती उनमें सुंदरता की समझ भी नहीं होती, क्योंकि जिनमें सुंदरता की समझ नहीं होती उनमें विनम्रता भी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो असर्शन और रीजन दिया हुआ है, बिकॉज से पहले और बिकॉज के बाद, दोनों ही सेम बातें दी हुई हैं। जब प्रीमाइस और कंक्लूजन या असर्शन रीजन दोनों सेम बातें होती हैं तो ऐसी फैलेसी को हम बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 से है और शैनन एंड वीवर मॉडल जो है उससे इसे लिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। इसमें कौन कौन से लक्षण हैं इस कम्युनिकेशन मॉडल में, वो आपको पिक करने। जैसा आप देख सकते हैं ऑप्शन में 3 दिए हैं, यहाँ 5 पॉइंट्स दिए हैं, दो पॉइंट्स गलत हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स सही। देख लेते हैं। एक कह रहा है ये लीनियर मॉडल है, तो ये बात सही है, शैनन एंड वीवर एक लीनियर मॉडल है। दूसरा कह रहा है ये ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है ना, कि इंफॉर्मेशन को कैसे हम ट्रांसमिट करें। चलिए इसको थोड़ा सा रहने देते हैं। ओके, तो लीनियर के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाएंगे। तीसरा, कंसर्न्ड विथ रिप्रोडक्शन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो मैसेज जाता है उससे कंसर्न्ड है। हालांकि सही पॉइंट है लेकिन फिर भी इसे रहने देते हैं। इट ऑफर्स अ मेटा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन कंफ्यूजिंग है, रहने देते हैं। द फीडबैक कॉम्पोनेंट इज सर्कुलर, और जो उसमें फीडबैक है वो सर्कुलर लूप में होता है। अगर आपने सारे मॉडल पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि बेरलो का जो SMCR मॉडल होता है वो सर्कुलर होता है,
शैनन एंड वीवर सर्कुलर मॉडल नहीं होता, ये लीनियर मॉडल होता है। तो ई पॉइंट आपको पता है गलत है, और अगर आप इसको काट देंगे तो ए बी सी सही हो जाएगा। पहला लीनियर है, दूसरा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, सभी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। कंसर्न विद रिप्रोडक्शन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और क्योंकि लीनियर कम्युनिकेशन है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैसे कम्युनिकेशन होता है, मैसेज ट्रांसफर होता है, इसके बारे में ये है। यानी ए बी और सी पहला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, फैलेसी का क्वेश्चन है। फैलेसी के सारे क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग होते हैं। दिसंबर 2023 से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। To solve our transportation problems, we have to put more money into production of bicycles. The CEO of ABCD Company Limited says so. Which of the following fallacy is committed in the above argument? क्या कह रहा है कि भाई एक सीईओ हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके बहुत बड़े आइडियल हैं एबीसीडी कंपनी के, और वो क्या कह रहे हैं, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो भैया सबको इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसमें, साइकिल में, बाईसाइकिल में। क्यों ऐसा, ये बात सही है क्योंकि ये सीईओ जो है एबीसीडी कंपनी के, ये ऐसा कहते हैं, तो ये बात सही होगी क्योंकि ये कह रहे हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सी फैलेसी जो है इसके अंदर कमिटेड है ना। तो जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे फैलेसी है अपील टू अथॉरिटी या अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचे मकाम पे होता है, हम लोग उनको ऐसे देखते हैं, उनकी बातों को ऐसे सुनते हैं जैसे दुनिया की हर एक बात वो सही करते होंगे। कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है और वो ज्ञान दे रहा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हमें लगता है अरे इतना बड़ा आदमी है, सही कह रहा होगा। तो यहाँ पे एक इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। एक बिजनेसमैन ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम की रिकमेंडेशन दे रहा है, तो इसको आप कहेंगे अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। वो व्यक्ति भले ही बहुत बड़ा सीईओ है या बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बहुत बड़े इस फील्ड में हो जाने से ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि भाई वो ट्रांसपोर्टेशन की भी सलाह सही दे रहा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी सही आंसर है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगेन वेरिएबल से है, 2025 से, रिसर्च एप्टीट्यूड से। द आउटकम और इफेक्ट वेरिएबल्स आर कॉल्ड। आउटकम जो होता है किसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, या प्रभाव, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो चीजें हैं, कारण, और कारण से पड़ता है प्रभाव। यानी कि कॉज को आप इनपुट भी बोल सकते हो, कारण को आप इनपुट बोल सकते हो, इफेक्ट जो उसका निकल के आया उसे आउटपुट भी बोल सकते हो। तो इसकी बात यहाँ पे कर रहा है कि आउटपुट या जो आउटकम वेरिएबल है या जो प्रभाव है वो किस वेरिएबल से दर्शाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने मेरे से पढ़ा है तो बहुत आसान है। तो ये जो वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं आईवी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये पार्ट है इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सही जवाब हो जाएगा 4th, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से है। यहां कह रहा है अगर राम का मतलब होता है 32 और सीता का मतलब होता है 49, तो श्याम का क्या मतलब होगा। तो जैसा आप सबको पता है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको ये चार्ट पहले बना लेना होता है, ABCD से लेकर Z तक लिखना है और उसके बगल में उसका करस्पॉन्डिंग नंबर। तो 1 2 3 4 से स्टार्ट करके Z तक 26 तक आएगा, ये आपको साफ साफ अपने रफ वर्क में लिख लेना। तो आपको क्या करना है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का आपके सामने सवाल है तो आपको सबसे पहले देखना है, जैसे मान लीजिए राम है, तो आपको क्या करना है, इन लेटर्स को नंबर्स में, करस्पॉन्डिंग नंबर्स में बदल देना। तो अगर हम अपने चार्ट पे जाएं तो यहाँ पे R का मतलब है 18, तो हम यहाँ पे 18 लिख देते हैं। A का मतलब होता है 1 और M का मतलब होता है 13। तो A का मतलब है 1 और M का मतलब है 13। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई इन तीनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि श्याम का क्या मतलब होगा। श्याम का मतलब निकालने के लिए S के बगल में कौन सा नंबर है, H के बगल में कौन सा है, Y के बगल में, A के बगल में, N के बगल में, इन सबको मिला करके प्लस कर देना है ना। तो राम से ही सीता की जरूरत नहीं पड़ी। कंफर्मेशन के लिए आप चाहें तो कर सकते हैं, उसमें 49 ही टोटल निकल के आएगा, बट यहां हमें समझ में आ गया, हम आगे बढ़ जाएंगे और श्याम को करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो श्याम है तो S के बगल में 19वां नंबर है, तो 19, H है 8, 25, 1 और 13। तो 19, 8, 25, 1 और 13 को जब हम जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 66।
6। आई होप आपको समझ में आ गया। अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट पता। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, यूज ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स रिफ्लेक्ट। अगर आप अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए कोई रणनीति, कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं या कोई टैक्टिक्स, कोई तरीका, कोई उपाय या कोई युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, यानी आप इंटेलेक्चुअली या बौद्धिक स्तर पे विनम्र हैं। ओवर लर्निंग, जरूरत से ज्यादा लर्निंग कर रहे हैं। रोट लर्निंग, रट्टा मार रहे हैं। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। तो यहां पे सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। तो मेटा कॉग्निशन क्या होता है, अगर आपको एक कंसेप्ट आता है तो ये सवाल आपके लिए सरल है, अदरवाइज कठिन है। मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है आपकी सोच कैसी है उस पे भी विचार करना या उसके बारे में समझ रखना। कभी कभी क्या होता है कि हम बस काम करते रहते हैं लेकिन हमारी सोच कैसे काम करती है हमें पता नहीं होता। जीवन में जो परिस्थिति आती है हम करते रहते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसको हम बोलेंगे कि इसके पास मेटा कॉग्निटिव नॉलेज नहीं है। मतलब उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी अवेयरनेस कैसे काम करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति के पास नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि लर्निंग स्ट्रैटेजीज अगर आप यूज करें, यानी कि आपको पहले से पता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और अपने दिमाग के अनुसार, अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार आप कुछ तरीके यूज करते हैं ताकि अपनी लर्निंग को और बेहतर बनाया जा सके। इसका क्लियर मतलब यह है कि आपको पता है कि आपका दिमाग, आपकी अवेयरनेस कैसे काम करती है। तो ये क्लियरली क्या है, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टॉपिक का है। तो ध्यान से समझते हैं कि कैसे ऐसे करना है। यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। सरल भाषा में बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके ओरिएंटेशन है, वो आपको पिक करने। सबसे पहले लिखा है डिडक्टिव होती है, यानी डिडक्टिविज्म होता है इसमें। क्वालिटेटिव रिसर्च में पॉजिटिविज्म होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिविज्म होता है। और फोर्थ, क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरप्रेटिविज्म होता है। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको आसानी से पता होगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं इससे बन करके आते हैं। तो सिंपल तौर पे देख लेते हैं कि जो डिडक्टिव है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पॉजिटिविज्म भी जुड़ा है क्वांटिटेटिव रिसर्च से, क्वालिटेटिव से जुड़ा है पोस्ट पॉजिटिविज्म, तो ये भी नहीं होगा। और अगेन जो क्वालिटेटिव है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती, वो सब्जेक्टिव होती है, जबकि क्वांटिटेटिव जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास इंटरप्रेटिविज्म। तो इंटरप्रेटिविज्म का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना किसी चीज को। तो जैसा मैंने आप लोग को पढ़ाया है, क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव इन नेचर होती है, रियल लाइफ सिनेरियो में से यूज किया जाता है और एक व्याख्या करके जो भी रिसर्च है उसको दर्शाया जाता है। तो इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेटिविज्म जो है वो जुड़ा हुआ है क्वालिटेटिव रिसर्च से, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2024 जून में ये सवाल आया, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि थोड़े अलग पैटर्न का है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है ये, लेकिन ये थोड़ा मैच द कॉलम टाइप में आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सेक्शन में हमें दिए हैं कुछ वर्ड्स जैसे फाइंड, लॉग, शो एंड टाइम, जबकि दूसरे सेक्शन में कुछ लेटर्स का समूह दिया है। वो शब्द तो नहीं समझ में आ रहे, बट हाँ जैसे RGKCDGLB ऐसे करके कुछ लेटर्स का समूह दिया है। तो हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो किस लेटर्स के समूह को करस्पॉन्ड करता है या उनसे रिलेटेड है। तो बहुत इजी है, कोडिंग डिकोडिंग आप कुछ भी करें, आपको एक्चुअली में एक चार्ट बनाना होता है शुरुआत में, जो कि यहाँ पे बना है कि ABCD से लेकर Z तक आपको लाइन से लिख देना है और उनके बगल में नंबर लिख देना है। तो A से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और Z तक ये 26 तक चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है F। अब नीचे यहाँ पे आप देखें, आपको चारों ये जो ऑप्शन दिए हैं इनके शुरुआत के जो डिजिट दिए हैं पहले उसको देखना है कि कौन सा F के थोड़ा अगल बगल है। R अगल बगल है, D अगल बगल है, A अगल बगल है या Q थोड़ा अगल बगल है। हमें समझ में आ रहा है कि F से D थोड़ा बगल में है। कैसे बगल में है? D,
ई एफ। आपने जो चार्ट बनाया है उसमें भी देख सकते हैं डी ई एफ। इसका मतलब एफ 2 कदम पीछे चला जाए तो डी हो जाता है ना। तो ये एफ है और यहाँ पे डी है। अब सी के देखें, क्या सी के अगल बगल कोई है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सी से 2 कदम पहले ए है। इसका मतलब थोड़ा पैटर्न हमें क्लियर हो रहा है। फिर एस को देखें, क्या इससे 2 कदम पहले कुछ है? तो आ जाएगा हमारे पास क्यू, तो क्यू आर एस। और फिर है हमारे पास टी, तो क्या टी से 2 कदम पहले कोई वर्ड कोई लेटर है? तो वो है आर, क्यू आर एस टी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी पहले डिजिट की सीरीज बन रही है वो 2 कदम हमें पीछे जाना पड़ रहा है। तो जब आप ये चार्ट बनाओगे तो या तो आपको ये नंबर काम आ जाएंगे, या तो सामने सामने जब आप सीरियल दिया होगा सारे लेटर्स का तो वो काम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे काम आ रहा है कि हमें 2 कदम पीछे जाना है। और फिर आप चेक करो कि क्या बाकी के जो डिजिट हैं वो भी इसी रूल पे करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये है कि एवरी लेटर गोज 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स। हर लेटर 2 कदम पीछे जा रहा है। जैसे एफ का 2 कदम पीछे जाके डी हो गया, आई का 2 कदम पीछे जाके जी हो गया, एन का सेम उसी तरीके से एल हो गया, और डी का ठीक उसी तरीके से बी हो गया। तो डी जी एल बी जो है हमारा कोडेड वर्जन हो जाएगा फाइंड का। और सेम फॉर्मूला हर जगह लग रहा है, यानी इतना भी कठिन सवाल नहीं है। अगर आप इस तरीके से पैटर्न फाइंड कर लेते हो, आपको पहले ये खुला खुला बनाना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद आपको खुद ही ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड का हमारा हो जाएगा DGLB, यानी ए का हमारा रहेगा सेकंड ऑप्शन। और क्योंकि सेकंड ऑप्शन ए का ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, सितंबर 2024 से ये क्वेश्चन लिया गया है। हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ये क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड मूविंग टुवर्ड्स। तो ये जो NEP है 2020 में जो आई, ये किस और मूव करने पे जो है सलाह देती है, किस और मूव करने पे ये जोर देती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है सबर्बन यूनिवर्सिटीज, यानी नगरों में यूनिवर्सिटीज बनाए जाएं। फिर है सिंगल डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी, यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाएं जो एक ही डिसिप्लिन या एक ही सब्जेक्ट पे काम करती हो। फिर है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट्स पे काम करें। और फिर है स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जो एक स्पेशल स्किल पे फोकस करे, एक स्पेशल स्किल को सिखाने का काम करे। तो यहाँ पे कुछ समझाने के लिए नहीं है, बस आपको आइडिया लेना है इन क्वेश्चन से कि किस प्रकार का पैटर्न जो है बन रहा है और किस प्रकार की चीजें पूछी जा रही हैं। तो सही जवाब यहाँ पे है, आप लोगों को ये चीज याद कर लेनी है क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। आप लोगों को याद कर लेना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस पे फोकस करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज पे फोकस करता है, ताकि अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो और स्टूडेंट्स जिसमें भी प्रतिभा रखते हों उसमें आगे बढ़ पाए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। सो गाइस, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन काफ़ी आसान भी है अगर आप इस क्वेश्चन को करें। दिसंबर 2023 का ICT सेक्शन से क्वेश्चन है। अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मैच करना है कौन से सॉफ्टवेयर का क्या काम है। तो एक पैटर्न देखा गया है पिछले कुछ सालों से कि अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए होते हैं और आपको एक कॉमन सेंस लगाना होता है और ये अंदाजे से आपको करना रहेगा सवाल कि हाँ भाई कौन सा सॉफ्टवेयर जो है कौन से प्रकार के काम को कर रहा होगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो ऐसा कोई टिपिकल नाम नहीं है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, मतलब एक विशेषण लगा है या एडजेक्टिव लगा है। ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर के पहले एक एडजेक्टिव लगा करके आप जो है एक नाम बना सकते हैं। तो जनरली क्या होगा कि आपको लिस्ट पढ़नी नहीं होती है, आपको वो नाम को पढ़ करके आइडिया लगाना पड़ता है कि अगर मान लीजिए लिखा है आपके सामने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो एक्चुअली उसका क्या काम होगा, है ना। तो उस हिसाब से हम कॉमन सेंसिकली आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे नाम दिए हैं, जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इंटरफेस इंजन एंड डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ कुछ नाम हमें लग रहा है कि हम आसानी से मेकआउट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो डेटाबेस का आपको मतलब पता है क्या है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में, ऐसी व्यवस्था को हम डेटाबेस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़ी संस्था में सारे एम्प्लॉइज के डेटा को एक जगह पे रिकॉर्ड करके रखना।
तो जाहिर सी बात है कि डी जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इससे मिलता जुलता हमें लग रहा है। इसके अलावा अगर हम इस वर्ड को देखें, जैसे मैंने पहले भी बात की, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो आप सुन के ही समझ जाएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी पावर पॉइंट पे काम किया होगा जहां पे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है प्रोड्यूसिंग अ मल्टीमीडिया स्लाइड शो, स्लाइड का शो, कई सारी स्लाइड्स की जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब ये दोनों आपको समझ में आ गए देखते ही, इससे आप गेस करने की कोशिश करो कि किस ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। तो यानी कि हमने गेस करा कि डी का 1 होना चाहिए, तो डी का अगर हम 1 मानते हैं तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। और अगर हम देखें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी बी का होना चाहिए 3, तो उस हिसाब से ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा और हमारे पास बचेगा थर्ड ऑप्शन। अब आइए बाकी ऑप्शंस को मिला करके देखते हैं कि वो सही बैठ रहे हैं नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है ए का 4, तो ए है हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर और यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, पब्लिश का क्या मतलब है पहले समझते हैं। जब भी आप कोई बुक लिखते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं तो उसे बुक का पब्लिकेशन कहते हैं। मैगजीन्स का भी पब्लिकेशन होता है, कोई भी आर्टिकल रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसको भी आप पब्लिश करना कहते हैं। कंप्यूटर पे जिन सॉफ्टवेयरों पे आप कोई रिसर्च पेपर, डॉक्यूमेंट, बुक, न्यूज़पेपर डिज़ाइन करते हैं, इन सभी सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका मदद करके आप पब्लिकेशन का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब मैगजीन आप बनाएंगे तो वो भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाएंगे। इसके बाद एक अननोन टर्म है, और मैच द कॉलम या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की खास बात यह है कि अननोन टर्म को भी हम राइट मार्क कर सकते हैं अगर हमें बाकी सारे टर्म्स आते हैं। तो जैसे हमें बाकी सारे टर्म्स आते थे, अब ये जो अननोन टर्म है यहाँ पे इंटरफेस इंजन, ये भी हम आसानी से मिला लेंगे, यानी कि बाकी बचा सेकंड पॉइंट, है ना। तो सी का सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इंटरफेस इंजन का मतलब है मैचिंग इलनेस टू सिम्टम्स, इलनेस जो आ रही है, जो बीमारी है, उसका लक्षणों से मिलान करना। अब ये एक नया टर्म है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। इंटरफेस इंजन एक नई एआई टेक्नोलॉजी है मेडिकल की फील्ड में, जिसके अंदर किसी पेशेंट के सिम्टम्स को सुन करके मशीन बता देती है कि उसके अंदर क्या बीमारी हो सकती है, उस व्यक्ति को क्या बीमारी हो सकती है। अब आप लोगों ने ये जोक तो सुना ही होगा कि अगर मैं कोई भी सिम्टम गूगल पे डालता हूं तो उसमें लिख के आ सकता है कि यू हैव कैंसर, है ना। तो अगर हम ये भी डाल देंगे कि सर में दर्द है तो लिख के आ जाएगा कैंसर। तो क्या ये वो चीज़ है? नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। इंटरफेस इंजन बेसिकली, जैसा आप सबको पता है, सभी एआई और मशीन लर्निंग के तरीके से डेटाबेस पे काम करता है, और इसके अंदर अगर लॉन्ग हिस्ट्री जो है किसी पेशेंट की डाली जाए, बचपन से लेके अभी तक उसको कब कब क्या क्या बीमारियां होती हैं, किस मौसम में उसकी तबीयत खराब होती है, क्या क्या उसको हेल्थ इश्यूज पहले हो चुके हैं एंड सो ऑन, तो उस डेटा के आधार पे जब आप उसे नए सिम्टम्स बताओगे कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो वो काफ़ी एक्यूरेटली आपको आपकी इलनेस बता देगा। तो ये नया टर्म है, आई होप इससे आपको समझ में भी आ गया होगा, और सही जवाब यहाँ पे 3 है। ये क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से है, 2025 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड आवर टीचर फोकस इन क्लासरूम, कौन सी बातें हैं जिसपे टीचर को ध्यान देना चाहिए, टीचर को फोकस करना चाहिए। सबसे पहला है वन वे कम्युनिकेशन, केवल एक वे का ही कम्युनिकेशन हो, टीचर ही स्टूडेंट से बात करे, स्टूडेंट्स टीचर से बात ना कर पाए। इंटर कल्चरल हार्मोनी, यानी कि अलग अलग कल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक हार्मनी बनी रहे, एक आपस में प्यार बना रहे, कनेक्शन बना रहे। सी पॉइंट है फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से समय समय पे वो फीडबैक ले कि पढ़ाई कैसी जा रही है, तुम लोग को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और क्या नया कर सकते हैं, ये सब फीडबैक लेता रहे। डी पॉइंट कहता है क्रिएटिंग अ कंडक्टिव एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाए। कंडक्टिव का मतलब होता है जहां लोग मिलकर काम कर पाए। ई पॉइंट है अवॉइडिंग गिविंग एडवाइजेस, और सलाह देने से बचे, है ना। तो कौन से पॉइंट हैं जिनसे कि फॉलो करना चाहिए टीचर को, और कौन से पॉइंट हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। अब ऑप्शंस आपको बता रहे हैं, आपको 3 चीजें पिक करनी है, यानी 2 चीजें गलत हैं। तो जो भी आपको लग रहा है गलत है वो आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे सबसे पहली बात, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, तो यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन हो, स्टूडेंट्स भी फीडबैक वगैरह दे पाए।
तो जाहिर सी बात है कि फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स ठीक हो जाएगा, तभी तो टू वे कम्युनिकेशन होगा, यानी सी ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं सी और डी दोनों में ही है, यानी डी ऑप्शन भी होना चाहिए। अब बच्चा हम ई ऑप्शन को सिलेक्ट करें या बी ऑप्शन को सिलेक्ट करें, तो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो। अगर आप ई क्वेश्चन को देखें तो लिखा है अवॉइडिंग गिविंग एडवाइजेस, कि किसी को सलाह ही ना दें, कोई बच्चा पूछ भी रहा है उसको सलाह ना दें, अवॉइड करें उसे, तो ये बात गलत हो जाएगी। जबकि इंटर कल्चरल हार्मोनी बनाए, सभी लोग मिलजुल के कार्य करें तो अच्छी बात है। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क से लिया गया है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिक द करेक्टली मैच्ड पेयर्स। कुछ संस्थान हैं या कुछ आप कह लो कि रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारे फ्रेमवर्क के अंदर, और वो किसको, कौन से स्ट्रीम को, कौन से सब्जेक्ट को रेगुलेट करती हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो यहां पूछ रहा है AICTE टीचर एजुकेशन को कंट्रोल करती है, ICSSR सोशल साइंस एंड रिसर्च को रेगुलेट करती है, NMC मेडिकल एजुकेशन को, NCTE टेक्निकल एजुकेशन को, और RCI स्पेशल एजुकेशन को। तो यहां पे समझ लेते हैं, सही जवाब जो है वो है BCE। तो बी कैसे है, ICSSR में जो डबल एस है वो सोशल साइंस के लिए है, तो सोशल साइंस के रिसर्च को रेगुलेट करता है। इसके अलावा सी देखें तो मेडिकल एजुकेशन, यानी NMC का फुल फॉर्म होता है नेशनल मेडिकल कमीशन, तो वो इसको रेगुलेट करता है। और इसके अलावा RCI जो है उसका फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये स्पेशल एजुकेशन को रेगुलेट करता है। बाकी के क्यों दो गलत हैं, जैसे AICTE NCTE, क्योंकि ये मिसमैच कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है। AICTE कंट्रोल करता है टेक्निकल एजुकेशन को, जबकि NCTE कंट्रोल करता है टीचर एजुकेशन को। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से इसको देखते हैं। Which of the following belong to the field of proxemics in communication? तो कम्युनिकेशन में खासकर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक टाइप है उसका, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स, यानी कि अपने डिस्टेंस से नॉन वर्बली कम्युनिकेट करना। तो आपको बताना है कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो कि डिस्टेंस से जुड़े हुए हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव, क्राउडिंग, कितना क्राउड है किसी जगह पे, टेरिटोरियलिटी यानी कि टेरिटरी बनाना, एक एरिया अपना बनाना, है ना। आपको पता है कि कई लोग अपना एरिया बना के, अपना गुट बना के चलते हैं। फिर है और जो छोटे छोटे गुट हैं जैसे सिटी हो गया, प्रदेश हो गया, वो भी टेरिटोरियलिटी में आ जाता है। फिर है पर्सनल स्पेस, आप खुद एज एन इंडिविजुअल कितना स्पेस दूसरों से मेंटेन करके चलते हो। एंड देन है आई कांटेक्ट। तो इनमें से कौन से पॉइंट्स जो हैं वो प्रॉक्सिमिक्स यानी कि प्रॉक्सिमिटी यानी कि स्पेस के माध्यम से आप कितना दूसरों से डिस्टेंस रखते हो उससे जुड़े हुए। तो आप सबको समझ में आ गया होगा, क्राउडिंग एक तरीके से प्रॉक्सिमिक्स से जुड़ा है, टेरिटोरियलिटी है ना, अपना एक क्षेत्र बना करके चलना, एंड पर्सनल स्पेस, यानी सेकंड ऑप्शन BCD सही। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। काफी सारे क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट्स है वो आपके क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि भाई हमारा जो फुल कोर्स है वो अवेलेबल है हमारी पेड ऐप और वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, उसी जगह पे लेक्चर्स भी मिलते हैं, साथ में ही अगर आप चीज़ों को देखते हुए चलते हैं तो आपका रिविजन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, सब कुछ एक पेज पे आपको मिलता है। इसमें 20 से ज़्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो वो डेमो के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस बार बार लगाना चाहते हैं, अलग अलग ईयर से मिक्स होकर के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं या बिल्कुल ईयर वाइज अलग लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में दिए हैं। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। और कुछ भी आपको यदि पूछना है तो ये जो नंबर है इस पे चैट जरूर से कर दें, ताकि जो भी वीडियो ट्यूटोरियल है या जो भी गाइडेंस है वो आपको मैसेज और वीडियो और ऑडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो चलो गाइस, अभी के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।